हेलो दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो जाकर हमारे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें। आपको ज़रूर मज़ा आएगा। आज जो घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो अविनाश जी जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे भेजी थी। अब हम जो सुनेंगे वो अविनाश जी की आप बीती अविनाश जी की ज़ुबानी सुनेंगे। दोस्तों मेरा नाम अविनाश है। ये एक सत्य घटना है जो मेरे ही जीवन पर आधारित है, जहाँ हमारे ही रिश्तेदार ने ईर्ष्या और जलन की भावना से मेरे साथ जो किया वो आप सोच भी नहीं सकते। न सिर्फ आर्थिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाया बल्कि हमारे ही रिश्तेदारों ने मेरे परिवार को खत्म करने के लिए हमारे परिवार पर न सिर्फ काला जादू किया, साथ ही मारण क्रिया करके प्रेत और बुरी आत्माओं को मेरे परिवार के पीछे इस तरह छोड़ा कि आज मेरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जब तक हमें ये पता चला कि ये सब हमारी किसी रिश्तेदार ने करवाया है तब तक काफ़ी देर हो चुकी। मेरे परिवार में हम 4 भाई और मेरे माता पिता हैं। मेरा एक बहुत खुशहाल परिवार था। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं जो कि एक अच्छी पोजीशन पर है। घर की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी। घर में हर तरह की सुख सुविधाएं और आपस में काफ़ी मेल जोल था। मेरे पिताजी के 2 छोटे भाई हैं, मगर परेशानियां जब शुरू हुई जब मेरे बड़े चाचा की शादी हो गई। मेरे दोनों चाचा मेरे पिताजी का काफ़ी सम्मान किया करते थे क्योंकि वो भाइयों में सबसे बड़े थे। मगर परेशानी मेरी चाची के घर में आने के बाद शुरू हुई। उनके आने के बाद घर में चीज़ें खराब होने लगी। न जाने क्यों मेरी चाची अंदर ही अंदर हम लोगों से जलती थी। ये बात मेरी माताजी और मेरे पिताजी को समझ में तो आती थी, मगर वो उनका बचपना समझकर बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाते थे। हमारा परिवार पहले एक साथ रहता था, जिसमें मेरे फादर और उनके दोनों छोटे भाई, दादा दादी सब लोग साथ में रहते थे। मगर चाची के हमारे चाचा को भड़काने के कारण धीरे धीरे घर में कलेश रहने लगा। मेरे पिताजी ने समझदारी दिखाते हुए घर से अलग होने का। उस समय तक हम सभी पढ़ाई कर रहे थे। मैं, मेरे बड़े भाई अपने फाइनल ईयर में थे। अगले ही साल मेरी और मेरे बड़े भाई की जॉब लग गई। तब मेरे पिताजी ने सोचा कि एक खुद का घर ले लेते हैं। बच्चों की भी जॉब लग गई है, अब इनकी शादी वगैरह का भी देखना है, तो खुद का घर होना जरूरी है। यह सब देखते हुए मेरे पिताजी ने एक बड़ा सा घर ले लिया। जिस दिन घर प्रवेश होना था, मेरे पिताजी ने अपने छोटे भाई और मेरी चाची को भी बुलाया था। हमारी प्रगति को देखकर अब हमारी चाची की ईर्ष्या की कोई सीमा नहीं रही। अब तक जो चीजें सिर्फ परिवार में कलेश करवाने तक सीमित थी, अब वह सारी हदें पार कर गया था। प्रवेश के वक्त भी चाची ने कई बार मम्मी से पूछा कि दीदी, यह घर काफी बड़ा है और काफी महंगा होगा। मेरी मदर मेरी चाची का नेचर जानती थी, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले ही साल मेरे बड़े भाई की शादी हो गई, जो कि काफी धूमधाम से मेरे पिताजी ने करवाई। अब तक मेरे परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा। शादी मार्च 2013 में हुई थी और घर हमने सितंबर 2012 में लिया था। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे बड़े भाई बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे, इतना कि अब वह ऑफिस भी पीकर जाने लगे, जिसकी वजह से उन्हें जॉब भी छोड़नी पड़ी। भाई और भाभी के बीच भी झगड़े रहने लगे। हमें लगा कि घर घर में थोड़ा बहुत तो ये सब होता है, मगर मेरे भाई का हद से ज़्यादा पीना बहुत असामान्य था, क्योंकि मेरा भाई हमारे घर में सबसे सीधा और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर चलने वाला था। मगर अब मेरा भाई अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर दिन भर नशे में रहने लगा।
मेरे पापा और बड़े भाई का बॉन्ड काफ़ी अच्छा था। पापा ने भी कई बार बड़े भाई को बहुत समझाया, मगर चीज़ें ठीक नहीं हुई। मेरी जॉब घर के बाहर थी, जिसकी वजह से मैं सिर्फ वीकेंड पर ही आता था और अगले दिन वापस अपनी जॉब के लिए निकल जाता था। मेरे भाई की इस पीने की आदत को लेकर हमें लगा कि यह एक बुरी आदत मेरे भाई को लग गई है। कोई और बात हो सकती है, यह मेरे परिवार में किसी के दिमाग में नहीं आया। कभी कभार जब मैं घर आता तो एक दो बार मेरी माताजी ने मुझे बताया कि घर में ऐसा लगता है मानो रात को पायल की आवाज आती है, कोई पायल पहनकर चलती है। मेरी माताजी तो ठीक, मेरे छोटे भाई ने भी यही कहा, तो मैंने उन्हें कहा, यह सब आपका वहम है, मुझे तो आज तक ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई। मेरी और मेरे पिताजी दोनों की पोस्टिंग शहर से बाहर थी। हम दोनों ही वीकेंड पर घर आते थे। दोनों को ही इन सब बातों पर यकीन नहीं था। मगर 2015 में मेरे पापा का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह 17 दिन वेंटिलेटर पर रहे। बचने के कोई चांस नहीं थे। पता नहीं कौन से पुण्यालय आ गए कि मेरे पिताजी जीवित तो बच गए, मगर उनकी याददाश्त नहीं रही लगभग 1 साल के लिए। महीनों तक मेरे पिताजी बेड रेस्ट पर रहे। इन सब के बावजूद भी मेरे बड़े भाई सिर्फ पीने में ही लगे थे। घर को संभालने वाला अब सिर्फ मैं ही बड़ा था, क्योंकि दोनों छोटे भाई तो अभी मेरे पढ़ाई कर रहे थे। घर की ईएमआई काफ़ी ज़्यादा थी। इधर पापा के इलाज में भी काफ़ी पैसा लग गया था। इलाज के लिए मैंने काफ़ी लोन भी ले लिया था, जिसके कारण कई बार ऐसा होने लगा कि बाहर रहते हुए कई बार मुझे भूखा सोना पड़ता था, क्योंकि सारी सैलरी तो घर के ईएमआई और मेडिकल में ही निकल जाती थी। मैं अपनी सैलरी का सारा पैसा ईएमआई भरने के लिए घर भेज देता था और मेडिकल इमरजेंसियों को पूरी करने के लिए घर भेजता था। इधर छोटे भाइयों की पढ़ाई भी चल रही थी। पापा की सैलरी भी नहीं आती थी, क्योंकि वह तो 1.5 साल से जॉब पर गए ही नहीं थे। मगर मुझे लगा कि टफ टाइम है, निकल जाएगा। अच्छा समय था तो अब मुश्किल समय है, ये भी निकल जाएगा। मगर अचानक एक दिन मेरे बड़े भाई को ब्रेन स्ट्रोक आ गया। जब बड़े भाई बाथरूम में नहा रहे थे, बाथरूम में गिरने की आवाज़ आई, तब मेरे छोटे भाई को कुछ आशंका हुई। कई आवाज़ देने पर जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, तो मेरे छोटे भाई ने दरवाज़ा तोड़कर बड़े भैया को निकाला और हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। यह खबर जब मुझे मिली तो मैं छुट्टी लेकर घर आ गया। भाई को बड़ी मुश्किल से डॉक्टर्स ने बचाया। यहाँ हॉस्पिटल में मेरे बड़े भाई एडमिट थे। वहीं अगले दिन मेरे पिताजी मंदिर के लिए निकले। पैदल चलते हुए पीछे से उन्हें एक बस ने टक्कर मार दी, जिसमें उनका पैर काटने तक की नौबत आ गई। हालात ये हो गए कि एक साथ पापा और बड़े भाई दोनों एक ही हॉस्पिटल में एडमिट थे। यह सब चल ही रहा था कि मेरी माताजी को भी पैरालिसिस अटैक आ गया। इतने सबको कोइंसिडेंस नहीं मान सकते थे कि एक ही वीक में इतना सब कुछ हो जाए। मगर अभी तक मेरी फैमिली में किसी को कुछ अंदेशा नहीं हो रहा था कि ये सब अननेचुरल या एबनॉर्मल सा कुछ हो रहा है। मैं सोच रहा था कि होता है, मुश्किल समय भी आता है, मुझे स्ट्रांग रहना है, फैमिली को संभालना है। मगर मेरे छोटे भाई को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, तो उसने घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर माने हुआ हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ 5 मंगलवार जाने का फैसला किया। कहते हैं कि वहाँ 5 मंगलवार अगर कोई जाए तो ऊपरी बाधाएं दूर हो जाती है। उसने हर मंगलवार वहाँ जाना शुरू किया। इधर कुछ समय बाद पापा, मम्मी और बड़े भाई तीनों अस्पताल से घर आ चुके थे। मगर अब घर का माहौल बहुत खराब हो चुका था।
एक रात मेरा छोटा भाई रात करीब 12 बजे यह बोलकर घर से निकला कि वह मंदिर जा रहा है। कहा सुबह चले जाना, मगर वह बोला कि एक दोस्त साथ जा रहा है, सुबह जल्दी दर्शन करके वापस आ जाएंगे क्योंकि उसे ऑफिस भी जाना है। मैंने उसे 4 व्हीलर ले जाने को कहा, मगर वह बाइक लेकर ही चला गया। तो पहली बार उसके जाते समय मुझे ठीक नहीं लग रहा था। हालांकि पिछले 6-7 सालों से मैं खुद रात में ट्रैवल करके ही अपनी पोस्टिंग से अपने घर आता था, तो नाइट ट्रैवल से मुझे या मेरे परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। किसी तरह का डर लगता था, मगर आज मेरा दिल नहीं मान रहा था। भाई को समझाया भी, मगर वो बोला चौथा मंगलवार है, इसके बाद सिर्फ एक मंगलवार और बचा है, ताकि हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसका अपने परिवार के लिए समर्पण देखकर मैं भी बोला कि चलो ठीक है, चले जाओ। जब मेरा छोटा भाई अपने दोस्त के साथ मंदिर जा रहा था, रास्ते में जंगल में सफर करते समय उसके पीछे बैठा दोस्त बार बार बोल रहा था कि भैया देखो कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। सुनसान रात में जंगल में अचानक से खुशबू आने का कारण मेरा छोटा भाई समझता था, इसलिए वो काफी डर गया। वो अपने दोस्त से बोला कि चुप हो जाओ और उस चीज पर ध्यान मत दो, मगर उसका दोस्त बार बार बोल रहा था कि भैया देखो ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा छोटा भाई समझ गया था कि कोई प्रेत आत्मा या चुड़ैल उनका पीछा कर रही है। थोड़ी देर बाद वो खुशबू मेरे भाई को भी आने लगी। भयभीत होते हुए भी मेरे भाई ने संयम रखा और घने जंगल में गाड़ी नहीं रुकी। भगवान का नाम लेते लेते वह गाड़ी आगे चला ही रहे थे कि अचानक उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो समझ नहीं पाए और उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो। घटना की सूचना हमें मेरे भाई के साथ गए दोस्त नहीं दी। वो काफ़ी घबराया हुआ था। अचानक रात को इतनी बजे फ़ोन आता देख मैं भी घबरा गया था। उसने बताया कि भैया हमारा एक्सीडेंट हो गया है और छोटे भैया जो आपके हैं वो बेहोश हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब है। उन्हें लोकल हॉस्पिटल ने बड़े हॉस्पिटल रेफर किया है। यह सुन के मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। मेरी बात सुनकर मेरे फादर तो जो काफ़ी स्ट्रांग थे वो भी रोने लगे। तुरंत उनको समझाकर अपने भाई को लेने के लिए निकला। पहली बार मैंने मेरे पिताजी की आंखों में आंसू देखे उस रात। भाई को लेने के लिए जब मैं उस रात घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां मेरा भाई बेहोश पड़ा था और एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई थी। अपने भाई को उठाकर गाड़ी में डाला और वहां से बड़े हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आते आते उसने मुझे देखा और बोला भाई वो अचानक मेरे सामने आ गया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। यह कहकर मेरा भाई दोबारा बेहोश हो गया। उसके सिर में चोट आई थी और पसलियां भी टूट गई थी। 3 दिन इलाज के बाद उसे होश आया, मगर उस रात का अब उसे कुछ भी याद नहीं था। मैंने हॉस्पिटल से घर लाने के बाद उसे कई बार पूछा कि क्या हुआ था, पर वो कुछ बता नहीं पाया। मैं इतना सब हुआ, बस मैं और मेरा सबसे छोटा भाई ही बचे थे जिनके साथ कुछ नहीं हुआ था। धीरे धीरे मेरी भी हिम्मत जवाब देने लगी थी, क्योंकि पिछले 5-7 सालों से लगातार परेशानी झेलते झेलते मुझे भी अब सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे। ऐसा लगता था कि मैं आत्महत्या कर लूं। मेरे पापा और बड़े भाई ने ठीक होने के बाद बताया कि उस दिन बाथरूम में किसी काले साए ने मेरे बड़े भाई को मारने की कोशिश की। मेरे सिर को दीवार से मारने की कोशिश की, जिससे मैं बेहोश हो गया था। मेरे पिताजी ने भी बताया कि वह सड़क के किनारे चलते हुए मंदिर जा रहे थे। तभी पीछे से किसी ने उन्हें धक्का देकर
बस के सामने कर दिया, जिससे मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और वो भी मरते मरते बचे। मेरे छोटे भाई ने भी यही बताया कि उस रात घने जंगल को पार करते समय एक काला साया अचानक मेरे सामने आ गया और मुझे चलती गाड़ी से नीचे गिरा दिया। बाइक की स्पीड काफ़ी तेज़ होने के कारण मेरा भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस रात मुझे लगा कि मैं नहीं बचूंगा। यह सब बात मुझे ठीक नहीं लग रही थी, पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था कि मेरे घर वाले जो बोल रहे हैं वो सच है, क्योंकि मेरे साथ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मगर अब तक जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाला जो होने वाला था वो काफ़ी भयानक था। मेरे बड़े भाई की तबीयत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हमने काफ़ी जगह उनका इलाज करवाया, मगर कोई उनकी बीमारी नहीं समझ पाया और एक रात हमारे बड़े भाई की डेथ हो गई। यह मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी और शायद अब मरने की बारी भी मेरी ही थी। एक रात बाइक से अपनी पोस्टिंग लोकेशन के लिए मैं लगभग रात 12 बजे निकला। रात को सफ़र करना मेरे लिए नया नहीं था, मगर आज का सफ़र शायद मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होने वाला था। सुनसान रास्ते से बाइक पर अकेला मैं काफ़ी स्पीड में जा रहा था, क्योंकि रात के समय ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता। जंगल का रास्ता था, दूर दूर तक कोई नहीं था और ऐसा भी नहीं कि मैं पहली बार उस रास्ते से रात में सफ़र कर रहा था। मगर लगभग 120 की स्पीड से बाइक चलाते अचानक मेरी बाइक की रोशनी में एक भयानक काले साए पर पड़ी, जो रोड के बीचों बीच बैठा था। ये देखकर मेरी सांसें थम गई। डर के मारे मेरी सांसें रुकने वाली थी। बाइक की स्पीड इतनी थी कि बाइक कंट्रोल से बाहर हो गई जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया तो। मगर मानो ब्रेक अपना काम नहीं कर रहे थे। जैसे जैसे बाइक उस साई के पास पहुंच रही थी, वैसे वैसे वो साया बड़ा होता जा रहा था। वो लगभग 10 फीट ऊंचा एक भयानक काला साया था जो मेरे पास आता जा रहा था। मेरी बाइक भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है, मगर जब मेरी आंखें खुली तब मैं एक हॉस्पिटल में था। पूरे शरीर में चोटों के साथ ही मेरा लेफ्ट पैर टूट चुका था। काफ़ी दिन अस्पताल में रहने के बाद और कुछ महीने घर पर रेस्ट करने के बाद मैंने दोबारा ऑफिस ज्वाइन किया। मगर अब ये सब समझ आ गया था, जो भी मेरे साथ हो रहा है और मेरे परिवार के साथ हो रहा है, कोई अगर सुनता तो वो यही कहता कि यार ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। मगर मुझे कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। ऐसे ही मेरे ऑफिस में एक अधिकारी ने मुझे एक बाबा के बारे में बताया जो उनके भी गुरु थे। एक दिन वो महाराज मैं उस अधिकारी के घर आए हुए थे। वहाँ उन्होंने मेरे बारे में और मेरे परिवार के साथ जो कुछ घटना हो रही है उस बारे में उन बाबा को सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर बाबा ने मुझे अपने स्थान पर बुलाया। जब मैं उनसे मिलने गया तो बाबा ने मुझे बताना शुरू किया। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा मानो मेरे परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है वो सब मैं टीवी पर लाइव देख रहा हूँ। बाबा ने एक एक घटना जो मेरे परिवार के साथ हुई थी मेरे सामने बताई। सुनकर मैंने बाबा से कहा कि अगर यह सब और कुछ दिन चला तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। अब मुझ में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। बाबा ने यह भी बताया कि आप पहले भी 3 बार आत्महत्या करने के बारे में सोच चुके हो। दोस्तों, ये बात सही थी। कई बार मैंने कि मैं आत्महत्या कर लूँ,
क्योंकि मैं इन सब घटनाओं से काफ़ी परेशान हो चुका था, मगर ये बात मैंने किसी को आज तक नहीं बताई थी। मगर जब भी मेरे दिमाग में ऐसे कुछ ख्याल आते तो कोई ना कोई मुझे रोक लेता या कोई शक्ति मुझे रोक लेती। बाबा ने बताया कि तुम्हें आत्महत्या से रोकने वाला तुम्हारे बड़े भाई की आत्मा है। उस रात उस भयानक साये या प्रेत से जिसे तुम्हें मारने भेजा था, उससे बचाने वाले भी तुम्हारे बड़े भाई की आत्मा ही है, वरना उस रात तुम नहीं बचते। बाबा से जब मैंने पूछा कि इन सबके पीछे कौन है, तो उन्होंने बताया कि आपके ही परिवार की एक महिला है जिसने आपके परिवार को खत्म करने के लिए काला जादू और मारण क्रिया करके कई प्रेत आपके परिवार पर छोड़ दिए हैं, जिन प्रेतों ने कई बार आपके परिवार जनों की जान लेने की कोशिश की, मगर आप लोग बच गए। महिला को सबसे ज़्यादा ईर्ष्या आपके पिताजी से है, इसलिए उसने उनकी जान लेने की नीयत से उन पर मारण क्रिया की और उनके सबसे प्रिय आपके बड़े भाई को मारण क्रिया करके मार दिया। आपकी उन्नति से जलकर आपको बर्बाद कर देने के लिए यह सब किया गया है। आप लोग आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गए हो। वह महिला आपको, आपके परिवार को सड़क पर लाना चाहती है। मैंने कई बार बाबा से पूछा कि बाबा वो कौन है, मगर बाबा ने उस महिला को कोई हानि न पहुंचाने की शर्त पर बताया कि वह हमारी चाची है जिन्होंने यह सब करवाया है। बाबा ने कहा कि मैं यहाँ से बंधन क्रिया करके आपके परिवार की सुरक्षा तो कर सकता हूँ, मगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ गाड़ी गई है जिसे हटाना नामुमकिन है। उस घर पर अब प्रेतों का कब्जा हो चुका है जिन्हें दूर करना नामुमकिन है। आप अगर आपके परिवार की सलामती चाहते हो तो वह घर आपको छोड़ना पड़ेगा तुरंत, तभी आपका परिवार सुरक्षित रह पाएगा। बाबा जी ने हमारे परिवार के लिए कुछ पूजा पाठ की, तो आज पहले से मेरे परिवार में कुछ राहत है। मगर वो घर जो मेरे परिवार ने बड़े मन से लिया था, वो हमें बहुत कम रेट पर बेचकर आज रेंट पर रहना पड़ रहा है। बाबा जी ने उस काले जादू का उल्टा भी कर दिया, जिससे मेरी चाची के बड़े बेटे पर ही वह जादू उल्टा पड़ गया और आज वो एक असाध्य रोग से पीड़ित है। उसे लकवा मार चुका है। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। मगर जलन और ईर्ष्या से उस औरत ने मेरा परिवार तो बर्बाद कर दिया, जिससे हमारी कोई गलती नहीं थी। बस किसी की ईर्ष्या और जलन से हमारे परिवार का इतना नुकसान हो गया। आज हम लोग उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखते और चाहते हैं कि वो भी हमें चैन से जीने दें। बाबा ने काले जादू का उल्टा करते ही उन सब पर यह उल्टा पड़ गया। हमारी चाची भी समझ गई कि हमें सब कुछ पता चल गया है कि ये सब उन्होंने ही किया है। हमारे सारे रिश्ते नाते अब खत्म हो चुके हैं। जादू उल्टा होते ही उनके बड़े बेटे की तबीयत खराब हो गई और उसे लकवा मार गया। आज उनका बड़ा बेटा एक असाध्य रोग से पीड़ित है और उसकी भी वही हालत है जो कभी मेरे बड़े भाई की हुआ करती थी। लोग अपनी ईर्ष्या और जलन के कारण कई बार अपने ही लोगों के साथ इतना बुरा कर देते हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ अविनाश जी के साथ हुआ, जिसमें उन्हीं की चाची ने उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। बड़े भाई की मृत्यु हो गई और बाकी पूरा परिवार भी आर्थिक और मानसिक परेशानियों से कितने साल जूझता रहा। दोस्तों, ये थी अविनाश जी की आप बीती। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये एक सच्ची घटना है जो अविनाश जी और उनके परिवार के साथ घटी थी। ऐसी और सच्ची डरावनी घटनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर।